एवरीवन। आज की इस क्लासेस में हम लोग मांग का नियम पढ़ेंगे। मांग का नियम क्या होता है, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। जैसे मांग का फलन हो गया, मांग अनुसूची हो गई, ये मांग वक्र हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को प्रोवाइड है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस पे चले जाएँ। चलिए हम आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। हर बार तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में या तुम्हारे वाइवा पे उसमें तो पूछा जाता है मांग का नियम क्या होता है। देखो, सबसे पहले मांग का नियम का मतलब क्या होता है। मांग का नियम आप यहाँ पे बोल सकते हैं, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर किसी कीमत में वृद्धि होने पर मांग कम होती है। इसी के विपरीत क्या होगा? इसके विपरीत किसी वस्तु की कीमत कम होने पर मांग में वृद्धि होती है। ठीक है। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि जब हमारी किसी वस्तु की, जब नॉर्मल सी बात है, आप खुद सोचो, जब हम किसी वस्तु की मांग कब करते हैं? जब उसकी कीमत क्या होती है? कम होती है। अगर किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? उसकी मांग क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक है। तो कीमत ज़्यादा होने पे मांग कम करते हैं और कीमत कम होने पे मांग ज़्यादा करते हैं। तो आप ये बात याद रखना। और ये ऋणात्मक जो हमारा मांग का नियम है ना, ये ऋणात्मक होता है। धनात्मक आपका पूर्ति का नियम होता है, लेकिन ऋणात्मक हमारा कौन सा होता है? मांग का नियम होता है। मांग का नियम हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि जब कीमत में वृद्धि होती है तो हम मांग कम कर लेते हैं, और जब कीमत में कमी होगी तो मांग हम ज़्यादा कर देंगे। ये तो छोटी सी डेफिनेशन है, आप लोग इसको अच्छे से, आई नो आप लोगों को ये याद ही हो गया होगा, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, एक मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। जैसे मैंने एक प्राइस मान लिया, px हमारा 10, 9, 8, ठीक है। और हम इसकी क्वांटिटी लेते हैं, qx हमारा कितना है? 100, 150, 200, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। इसमें देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कैसे है। x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारा यहाँ पे q, अगर हम p1 और p2 बात करते हैं, ये हमारा q1 है, ठीक है, सॉरी ये q है, और यहाँ पे हमारा क्या है? q1 है। इसे हम मान लेते हैं p है, ठीक है, p1 है, और इसे हम मान लेते हैं p है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि ये p और p1 का मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब देखो, सबसे पहले हम इससे समझते हैं, जब हमारी कीमत, जो हमारा प्राइस है वो 10 रुपये था, तो हम क्वांटिटी कितनी खरीद रहे थे? 100। जब हमारा प्राइस क्या हुआ? 9 हुआ, तो हमने तुरंत उसकी क्या की? खरीदारी बढ़ा दी, हमने मांग ज़्यादा कर लिया। कितना हो गया? 150 हो गया। इसका मतलब कि 9 रुपये की वजह से हम, जो उपभोक्ता है वो कंजप्शन ज़्यादा करने लगा, वो उपभोग ज़्यादा करने लगा।
जहाँ 8 रुपये हुआ, अब सबसे ज़्यादा सबसे कम कौन सा है कंजप्शन, ये वाला उपभोग सबसे कम ये वाला हुआ। उसके बाद क्योंकि प्राइस यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है, अब प्राइस कम होगी तो उपभोक्ता क्या करेगा, कम वस्तुओं की खरीद करेगा। लेकिन अगर प्राइस कम हो गई, जैसे अगर प्राइस ज़्यादा है तो उपभोक्ता कम वस्तुओं का कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस कम है तो कंजप्शन जो उपभोग है, उपभोक्ता क्या करेगा, ज़्यादा वस्तुओं को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। क्लियर है इतनी बातें। अब देखो मैंने पी और क्यू क्या मैंने माना है, ये इसमें ये बोला है मैंने कि P1 से Q1 होगा और P से Q होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे P1 अगर प्राइस ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी ले ली, क्वांटिटी हमारा Q1 हो गया, P1 हो गया, P हो गया तो यहाँ पे हमारा Q, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसका प्राइस ज़्यादा है तो हम क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, कम ले रहे हैं। अगर इसका प्राइस क्या है, कम है, तो हम क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। समझ में आया। ये हमारा डिमांड का डायग्राम होता है, याद रखना आप लोग, क्योंककि अगर आपको डिमांड का डायग्राम आप लोग इसमें बनाते हो, मैं स्केल के बिना ही ऐसे कर देती हूँ, आप स्केल के साथ अच्छे से इसको करेक्ट करना, ठीक है। डिमांड बहुत सीधी लाइन होगी, ठीक है, ये आपका डिमांड होता है। और याद रखना मांग के नियम अगर पूछता है तो वो आपको इसको डिफाइन भी करना होगा, इसको डायग्राम भी बताना होगा, और आपको इस डायग्राम को भी डिफाइन करना होगा। डिफाइन कैसे करोगे कि जब वस्तु की कीमत क्या थी, कमी थी, तो जब वस्तु की कीमत कम थी तो उपभोक्ता ज़्यादा वस्तुओं की खरीद कर रहा था, उपभोक्ता ज़्यादा उपभोग कर रहा था। लेकिन जब प्राइस ज़्यादा हुआ तो क्या किया, उपभोक्ता ने वस्तुओं की कम। तो ये हमारे ये हमारा मांग का नियम बताता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मांग का नियम, ठीक है। ये पूरा जो चैप्टर है मांग का सिद्धांत, ये आपका पूरा चैप्टर उपभोक्ता के बेस पे है। उपभोक्ता का बेस का मतलब है कि उपभोक्ता कितनी वस्तुओं को कंज्यूम करता है, कब कितनी वस्तुओं को लेता है, कब कहाँ पे ऋणात्मक प्रभाव आता है। ये ऋणात्मक प्रभाव होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक क्या बढ़ रहा है कि कीमत कम होगी तो उपभोक्ता क्या करेगा, ज़्यादा कम कर देगा, कम कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर प्राइस मतलब ज़्यादा प्राइस है किसी वस्तु की तो उपभोक्ता क्या करेगा, कम करेगा, और कम प्राइस है तो उपभोक्ता ज़्यादा करेगा। तो मतलब अपोजिट जा रहा है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक प्रभाव, इसे हम ऋणात्मक प्रभाव कहते हैं, ठीक है। और इसे हम मांग के नियम को ही हम ऋणात्मक प्रभाव से भी डिनोट करते हैं। याद रखना, इसको अच्छे से डिफाइन करना है आपको इस डायग्राम को। कोई दिक्कत? आई होप आप लोगों को मांग का नियम समझ में आ गया हो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आप क्लियर इजीली आप इसको समझा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ हमारी मान्यताएं हैं, हमारे मांग के नियम की कुछ मान्यताएं हैं। मांग का नियम, मांग के नियम की मान्यताएं, ये जितने भी टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये टॉपिक्स आप लोगों के पेपर में ज़रूर से ज़रूर आते हैं, ठीक है। कई बार मांग के नियम की मान्यताएं भी पूछ लेता है, तो इसलिए मैं देखो सबसे पहले आपका उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता स्थिर रहती है। रुचि तथा प्राथमिकताएं स्थिर रहती है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि जो उपभोक्ता होता है वो अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग ही अपनी रुचि और प्राथमिकताओं को क्या करता है, स्थिर रखता है। ये पहली मान्यता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी मान्यता क्या है, इसमें बोला गया है क्रेता जो खरीद रहा है, ठीक है, क्रेता की आय, मैंने आपको बताया था ना उपभोक्ता की जो आय होती है, क्रेता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रेता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता।
इसका मतलब क्या है कि बाज़ार में कोई भी अगर जैसे कोई मांग कर रहा है, अगर प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि क्रेता जो उपभोक्ता है उसकी आय भी बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए ये मान्यता है कि क्रेता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कीमत बढ़े और चाहे कीमत घटे। ठीक है, इसीलिए उपभोक्ता क्या करता है कि अपने अकॉर्डिंग वस्तुओं की खरीद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संबंधित वस्तुएं लिख सकते हो आप, संबंधित वस्तुएं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होता। मतलब कि संबंधित वस्तुएं मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में करवाई हुई हैं, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको करवाई हुई हैं कि संबंधित वस्तुएं कौन सी होती है, प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं होती हैं। ठीक है, और इनकी कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि आपकी वस्तुएं मतलब कीमत बढ़ रही हैं या घट रही हैं, उससे कोई भी फर्क, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ये मान्यता है। ठीक है, आप यहाँ पे वस्तुएं नहीं आप यहाँ पे लिख सकते हैं वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, फोर्थ हम लिख लेते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं उपभोक्ता निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में और उपभोक्ता निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में और अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि उपभोक्ता की निकट भविष्य में उसकी क्या परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता, इसकी कोई वो आशा नहीं करता है। ठीक है, उसकी कोई संभावना नहीं होती है कि उसकी सैलरी बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, लेकिन प्राइस बढ़ेगा, ये तो 100% श्योर है। ठीक है, पक्का है कि आपकी प्राइस बढ़ेगी। ऐसा होता है कि भाई प्राइस आपकी स्थिर है, अगर आपका आय बढ़ रहा है तभी प्राइस बढ़ रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि उपभोक्ता की आय में तो स्थिर है, लेकिन हमारे मार्केट प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसीलिए बोला है कि उपभोक्ता के निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता और अधिक महत्व परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, ये आपकी क्या है, मान्यताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर कर लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ये अपोजिट है, कि कीमत बढ़ रही है तो मांग कम हो रही है, कीमत कम हो रही है तो मांग ज़्यादा हो रही है, तो ये ऋणात्मक प्रभाव है। तो इसमें आपको यही समझाना है कि कीमत में क्यों भाई ऋणात्मक प्रभाव क्यों होता है। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लो, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। याद रखना ये क्वेश्चन ही है, आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरह से। ठीक है, मैं तो आपको टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, लेकिन आप इसके क्वेश्चंस भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ऋणात्मक क्यों होता है, सबसे पहले हम चलते हैं, देखो ऋणात्मक सबसे पहला जो होता है वो फर्स्ट पॉइंट हम डालेंगे, हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम। याद होगा आपको, प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को मैंने हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम करवा रखा है।
हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम। उपयोगिता वाला चैप्टर है ना, उसमें आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं उपयोगिता का नियम। इसीलिए मैं आप लोगों को ना पार्ट 1 पार्ट 2 से बनवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को चैप्टर वाइज दिक्कत ना हो। पार्ट 1 पार्ट 2 आप सीरियल वाइज आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। अगर आप लोगों को लगे कि मैम मुझे इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हास्यमान सीमांत उपयोगिता का क्या नियम है। इसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक से ज़्यादा इकाइयों का उपभोग करने लगते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने शायद यही बताया था आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि होती है, भाई थोड़ी सी बुक की लैंग्वेज होनी चाहिए ना, सारी हम अपनी लैंग्वेज लिख देंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। उपभोग में वृद्धि होती है तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसीलिए प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को खरीदने के लिए उपभोक्ता कम से कम कीमत देने के लिए तैयार होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि हास्यमान सीमांत उपयोगिता क्या होती है। देखो जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि होती है, जब हम किसी एक ही चीज़ के उपभोग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खाते हैं, वृद्धि होती है, तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है। जब हम एक वस्तु की ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, भाई खाएंगे या फिर उपभोग करेंगे, तो उससे अब धीरे धीरे वो कम होती जाएगी, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। इसीलिए प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को खरीदने के लिए अब दूसरी इकाई को, जब एक वस्तु पे हमने ज़्यादा उपभोग कर दिया तो दूसरी इकाई पे उपभोग करने के लिए हमारे पास कुछ रहा ही नहीं, तो इसीलिए बोला है अतिरिक्त इकाई को खरीदने के लिए उपभोक्ता कम से कम कीमत देने के लिए तैयार होगा। अब मान लो आपके पास आपने किसी वस्तु में सारा पैसा आपने लगा दिया और उसका आपने उपभोग कर लिया, अब दूसरी वस्तु को खरीदने के लिए आपका बजट कम हो गया, तो आप इस वस्तु पे क्या करेंगे, कम से कम पैसे में सोचेंगे कि ये वस्तु आपको कम से कम पैसे में मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए उपभोक्ता इसीलिए क्या होता है कि मांग वक्र में ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब जब भाई कम कीमत दोगे आप तो उसमें क्या होगा, ढलान होगा, ठीक है, इसीलिए ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में है। इसका दूसरा क्या होता है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट हम बात करते हैं आय प्रभाव, ठीक है। आय
प्रभाव। आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि आपका आय भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ऋणात्मक करने में मांग के नियम को। तो इसमें बोला गया है, इसमें हम लिखते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जब उपभोक्ता की आय कम होगी तो उपभोक्ता कम निम्न कोटि की वस्तु को चयन करेगा, ठीक है, निम्न वस्तु को खरीद करेगा। सामान्य वस्तु की कीमत के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो इसलिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लिखते हैं कि आय प्रभाव से अभिप्राय, आय प्रभाव से अभिप्राय एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप क्रेता की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन से है। देखो इसमें क्या बोला गया है कि जब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब उपभोक्ता की आय में क्या होगी, कमी होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो उपभोक्ता क्या करेगा, वस्तुओं की कम से कम चीज़ों की खरीदने की कोशिश करेगा, कम से कम कीमत देने को तैयार होगा। तो वही बोला गया है कि आय प्रभाव से अभिप्राय एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, जब एक वस्तु की खरीद कर लिया है तो दूसरी वस्तु में क्या होगा, परिवर्तन होगा। भाई उस वस्तु पे उतनी कीमत नहीं दे सकता, तो परिवर्तन होने के फलस्वरूप क्रेता की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण कि जो उपभोक्ता की आय है उसमें कि आय उसकी ज़्यादा है या कम है, तो उपभोक्ता की आय परिवर्तन का मतलब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन से है। अगर उपभोक्ता की आय में ज़्यादा उसकी अर्निंग ज़्यादा है, उपभोक्ता की आय ज़्यादा है तो मांग क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, और उपभोक्ता की आय कम है तो मांग कम करेगा, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, अगर वो कम मांग करेगा तो हमारे क्या होंगे, मांग का ढलान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब भाई सबसे सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही है, उपभोक्ता की आय पे। उपभोक्ता की आय कम है तो उपभोक्ता निम्न कोटि वस्तुएं खरीद करेगा, ठीक है, उसकी कीमत को कम करेगा। इस तरह से क्लियर है ये, कोई दिक्कत? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखो, नेक्स्ट फाइंड करते हैं थर्ड, ठीक है। थर्ड में क्या है आपका, प्रतिस्थापन प्रभाव। अब भाई प्रतिस्थापन, मैंने आप लोगों को ये टॉपिक आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को अच्छे से डिस्क्रिप्शन में समझाया हुआ है। यहाँ पे तो हम इसका प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में करवा रखा है। देखो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रतिस्थापन से अभिप्राय। देखो इतना तो आपको लिखना बनता है, प्रतिस्थापन प्रभाव भी लिख सकते हैं आप, प्रभाव से अभिप्राय, प्रतिस्थापन से अभिप्राय
हाँ, तो इसमें प्रतिस्थापन प्रभाव भी लिख सकते हो। प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय है कि प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय है कि जब एक वस्तु अपनी स्थानापन्न वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है तो उसका दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। दूसरी वस्तु के लिए क्या किया जाता है? प्रतिस्थापन किया जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे प्रतिस्थापन प्रभाव, इसमें जैसे स्थानापन्न का मतलब है एक वस्तु की जगह पे, जैसे क्लोजअप यूज़ कर रहे थे, क्लोजअप की जगह पे कोलगेट। ठीक है, अब क्लोजअप जब कोलगेट आप यूज़ कर रहे थे तो कोलगेट महंगा हो गया, तो आपने किस पे प्रतिस्थापन कर लिए? क्लोजअप पे। इसका मतलब ये किसका स्थानापन्न है, एक की जगह पे दूसरा यूज़ करना स्थानापन्न कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि जब हम स्थानापन्न करते हैं, इसमें बोला है प्रतिस्थापन से अभिप्राय जब एक वस्तु अपनी स्थानापन्न वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है तो उसका दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। ठीक है, तो प्रभाव कैसे पड़ेगा? अब भाई हम कितने दिनों से कोलगेट यूज़ कर रहे थे, है ना, कोलगेट यूज़ कर रहे थे, अब हम यहाँ पे क्लोजअप लेने लगे, तो एक बात बताओ, कोलगेट और क्लोजअप, अब कोलगेट का तो दाम गिर जाएगा ना, क्लोजअप पे हम डिपेंड हो गए क्योंकि कोलगेट का दाम महंगा हो गया, तो हमने इसको त्याग कर दिया। अब हमने इसके स्थानापन्न कौन सा है? कोलगेट है। सॉरी, स्थानापन्न कौन बनेगा? कोलगेट से जगह पे हम क्लोजअप यूज़ करने लगे, तो क्लोजअप हमारा क्या है? स्थानापन्न। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे मांग का नियम कैसे बताएगा? ऋणात्मक प्रभाव, मतलब ढलान होगा। ठीक है, यही होता है हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव। क्लियर है ये? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट 4। 4 पॉइंट्स अगर आप लिख लेते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 4 पॉइंट्स के बाद आपको इसमें बस टॉपिक याद रखना अपना, जितने भी पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जितने टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ आप लोगों को, पॉइंट्स जितने करवाया है मैंने 4-3, तो आप इसको ना सिर्फ लिख के डिफाइन करके आ जाओगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इसमें बोला है नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रतिस्थापन प्रभाव हो गया। नेक्स्ट हमारा होगा उपभोक्ता समूह का आकार। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे उपभोक्ता समूह का आकार, इसमें आप लिखेंगे जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तब कई अधिक क्रेता जो पहले उस वस्तु
उस वस्तु को नहीं खरीद रहे थे, अब उसे क्या करेंगे, खरीदने में सक्षम होंगे। ठीक है, सक्षम हो जाते हैं। देखो थोड़ी सी राइटिंग अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। हो जाते हैं क्योंकि मुझे आपको समझाना भी होता है और मुझे खुद भी लिखना होता है, तो इसलिए हो सकती है राइटिंग आपको थोड़ी सी लगे, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ लें, ठीक है। इसमें क्या होगा, वस्तु की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, इसमें क्या होगी, मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे प्रतिस्थापन, इसमें क्या होगा, मांग का, इसमें क्या होगा, प्रतिस्थापन। अच्छा, मैंने एक चीज़ तो बताया ही नहीं आप लोगों को। देखो अब इसमें उपभोक्ता समूह का आकार है, ठीक है, एक समूह है, तो जब हम एक समूह और एक व्यक्ति दोनों में डिफरेंस है। अगर हम एक ग्रुप में आ जाते हैं तो किसी भी वस्तु को इजीली खरीद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ रुपए हम इकट्ठा करके और सब मिला के ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि उपभोक्ता के आकार में जो वृद्धि होगी, जो उपभोक्ता का समूह होगा उसके अकॉर्डिंग जब हम जिस चीज़ को नहीं खरीद पा रहे थे, अब उस चीज़ को खरीदने में हम सक्षम हैं, तो इसमें क्या होगा, मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। आई होप आप लोगों को ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसी में, इसी के आगे हम लिखते हैं, आपका आएगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विभिन्न उपयोग। 5वां पॉइंट हमारा होगा विभिन्न उपयोग, मतलब एक वस्तु है उसका क्या करना, विभिन्न उपयोग करना। जैसे दूध हो गया, दूध से बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इसमें एक वस्तु, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एक वस्तु के वैकल्पिक, आपको मैंने वैकल्पिक का मतलब बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देखी हुई है ना, तो मैंने उसमें वैकल्पिक का मतलब बताया हुआ है। वैकल्पिक का मतलब होता है बहुत सारे विकल्प, है ना, तो बहुत सारे तरीके से हम वैकल्पिक उपयोग लिख सकते हैं। यहाँ पे वैकल्पिक उपयोग होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को, दूध। ठीक है, अब दूध का प्रयोग दही बनाने के लिए हम करते हैं। दूध का प्रयोग किसके लिए करते हैं, दही के लिए। दही हो गया, पनीर हो गया हमारा, और क्या होता है भाई, मिठाई के लिए, मक्खन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मिठाई के लिए भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तो हम यदि अगर हम लोग यहीं पे बात करें, यदि दूध की कीमत, अगर दूध की कीमत क्या है, कम होती है, अगर दूध की कीमत क्या होगी, कम होगी, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यदि दूध की कीमत कम होती है, तो इसका विभिन्न उपयोग या विभिन्न उपयोगों, ठीक है, आप लिख सकते हैं ऐसे, विभिन्न उपयोगों में इस्तेमाल होगा या हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होगी, दूध की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। इससे क्या होगा, इसके कारण आप लिख सकते हैं, इसके कारण दूध की मांग
बढ़ेगी। और ठीक है, इससे क्या होगा, दूध की मांग बढ़ेगी। अब मैंने इसमें देखो, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आपको समझ में ना आया हो। विभिन्न उपयोग में मैंने आपको बता दिया कि एक वस्तु के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। किसी एक वस्तु को ले लो, उसके वैकल्पिक उपयोग होते हैं, है ना। जैसे कि दूध, हमने एग्जाम्पल में ले दूध की जगह पे हमने दही, पनीर, मिठाई, बहुत सारी चीज़ें बताई। अगर हम इसी चीज़ को, अगर इसकी कीमत क्या हो जाएगी, दूध की कीमत कम हो जाएगी, तो इससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। और अगर दूध की कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसमें बहुत सारे लोग मिलावट करते हैं, बहुत सारे लोग उसको बंद कर देते हैं बनाना। उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं करने के लिए। तो आप लोग देखो, इस तरह से हम क्या करेंगे, काम करेंगे। क्लियर है? आई होप आप लोगों को जितने भी मैंने अभी टॉपिक्स करवाए आप लोगों को क्लियर हो गए हों। आप प्लीज़ एक बार अच्छे से इसको समझ लें। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लोग, दूसरे लोगों के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।